रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिट्टियाँ। तो आज हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मिट्टी या मृदा जिसको बोलते हैं वो होती क्या है। तो देखिए, मिट्टी भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण चट्टानों के अपरदन के साथ तथा जीवों के सड़ने गलने की क्रिया द्वारा हुआ है। कहने का क्या मतलब है कि जो पृथ्वी है इसकी जो ऊपर परत है दानेदार वही मिट्टी है, और इसका निर्माण कैसे हुआ है तो चट्टानों के अपरदन यानी उनमें घिसावट के कारण और उसके साथ साथ वनस्पतियों व जीवों के सड़ने गलने से, तभी जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। उसके अलावा जो मिट्टी का अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और जो मिट्टी होती है इसकी 5 परतें होती है जिसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, और इसी सॉइल प्रोफाइल को हॉरिजॉन कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम मिट्टी का ऊपर से नीचे तक को ऐसे बांट लें तो इसमें कुल 5 होरिजोन पाए जाएंगे, जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले होरिजोन ओ, यहाँ पे होरिजोन ओ है। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए जब ऊपर से पत्तियां गिरती हैं, पेड़ पौधे या जीव जंतु मरते हैं तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ही रह जाते हैं, और यही सड़ गलकर ह्यूमस बनाते हैं जो कि खाद का काम करते हैं, यानी यहीं पे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा वाला प्रोफाइल है होरिजोन ए, यही मिट्टी होती है। ठीक है, जो ऊपरी मिट्टी है यही है होरिजोन ए वाली, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसी मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े और जो चूहे वगैरह अगर आप जानते हैं जो ज़मीन में रहते हैं वो यहीं पे रहते हैं। फिर तीसरा है होरिजोन बी, ये वाला हिस्सा। यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़े पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं वो हॉरिजॉन बी तक ही पहुँचती हैं। उसके बाद है हॉरिजॉन सी, ये खेती के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये ज़मीन के अब हम काफ़ी अंदर जा चुके हैं। फिर उसके बाद है हॉरिजॉन आर, आर फॉर रॉक, यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। रॉक माने चट्टानें होती है ना, तो जो हॉरिजॉन आर वाला हिस्सा होता है यहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं और ये बहुत ही अंदर होती है पृथ्वी के। ठीक है, और फिर हमारे यहाँ जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, उन्होंने भारत की मिट्टियों को कुल 8 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो ये ज़रूर पॉइंट याद रखिएगा कि ICAR ने भारत की मिट्टियों को कितनी भागों में बांटा हुआ है, तो कुल 8 भागों में बांटा हुआ है। तो चलिए इन्हीं मिट्टियों के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी या कछारीय मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक, ये मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदियाँ जो है आपको पता है वो पहाड़ों से ही आती है, तो नदियाँ जब पहाड़ों से आती है तो वहाँ की जो चट्टानें हैं उसको ले आके उनका अपरदन कर करके यहाँ जो मैदानी एरिया है यहाँ पर बिछा देती है। भारत में सबसे ज़्यादा 43% क्षेत्रों पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती हैं। ठीक, और यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। यदि मृदा में बहुत कम मात्रा में बालू हो तो उसे काप मृदा कहते हैं, जबकि अगर अधिक मात्रा में बालू हो तो उसे दोमट कहते हैं। ये जो अभी हमने क्या पढ़ा है जलोढ़ मिट्टी, यही मिट्टी का ये 2 हिस्सा है। अगर बालू की मात्रा ज़्यादा है तो उसे दोमट मिट्टी कहेंगे और कम है तो काप मिट्टी कहेंगे। ठीक, फिर आगे क्या है कि दोमट मिट्टी फसलों के लिए धान के फसल के लिए अच्छी होती है। ठीक है, जो दोमट मिट्टी है वो धान की फसल के लिए अच्छी होती है, यानी कि वो मिट्टी जिसमें बालू की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही जो दोमट मिट्टी है उसमें गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू इन सब को भी बोया जा सकता है और इसके लिए भी ये अच्छी होती है। और अगर भारत में क्षेत्र की बात करें तो ये संपूर्ण उत्तर भारत और तटीय मैदान में पाई जाती है, और इस मिट्टी में चूना पत्थर और पोटेशियम अधिकता में पाया जाता है, और नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो चलिए इसको हम मैप पे देखते हैं कि भारत के किस हिस्से पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये है हमारा भारत का मैप। यहाँ पे अगर आप ये हल्का हरा वाला क्षेत्र देखेंगे, ये वाला, तो ये हर जगह यहाँ जहाँ पे भी है यहाँ हर जगह पर दोमट मिट्टी ही पाई गई है, दोमट मिट्टी। ठीक है,
या फिर आप इसे जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो निर्माण हुआ है इस क्षेत्र में, ये गंगा नदी बेसिन है, जहाँ पे गंगा नदी के कारण दोमट मिट्टी का या फिर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। उसके अलावा इस क्षेत्र में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जो पूर्वी घाट है, यहाँ पर भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब अगली मिट्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। अगली मिट्टी है हमारी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। इसका जो लाल रंग है वो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, यानी लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, और अगर इस मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर खनिज पाया जाता है। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि भारत के जिन जिन क्षेत्रों पर खनन कार्य होता है वहाँ पर लाल मिट्टी ही पाई जाती है। इसमें लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। और उसके अलावा अगर किसी फसल की बात करें तो लाल मिट्टी बाजरे के फसल के लिए उपयुक्त होती है। बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे कोई भी फसल या खाद्यान्न नहीं उगाया जा सकता, लेकिन बाजरे के फसल के लिए लाल मिट्टी ठीक होती है। ठीक, और उसके अलावा भारत में दूसरी सबसे बड़ी मात्रा में लाल मिट्टी ही पाई जाती है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, फिर दूसरे नंबर पर है लाल मिट्टी, जो कि भारत के कुल 18% क्षेत्रों पर पाई जाती है। तो अब चलिए भारत के मैप पर इसको देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आ चुके हैं हम भारत के मैप पर। यहाँ पर देखें तो ये वाला हिस्सा हमारा पूर्वोत्तर राज्य, उसके अलावा ये उड़ीसा, झारखंड, नीचे तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ हर जगह पर खनन कार्य बहुत अच्छे से होते हैं और यहाँ पर लाल मिट्टी ही पाई जाती है। अगर एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा कि जब लाल मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में जल सोख लेती है तो उसका रंग पीला हो जाता है। ठीक, इसी के कारण उसको पीली मिट्टी भी बोलते हैं। तो चलिए हम अन्य मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। अगली मिट्टी है हमारी काली मिट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है, अर्थात इस मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है। तो अगर आप ध्यान दें कि भारत में किस जगह पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती होगी। उसके अलावा काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और इस मिट्टी का जो काला रंग है वो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ठीक, उसके अलावा ये तीसरे नंबर की मिट्टी है जो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो यह भारत के कुल 13% क्षेत्रों पर पाई जाती है। इसका विस्तार महाराष्ट्र में सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है कि वहाँ पे बॉम्बे हाई है जहाँ से खनिज निकलता है। अब मान लीजिए बॉम्बे हाई तो समुद्र में चला गया है, लेकिन उसके दूसरे साइड में भी तो ज्वालामुखी चट्टानें होंगी ही, और वो कहाँ होंगी, तो महाराष्ट्र में। तो जो हमारी ये काली मिट्टी है ये सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाई जाएगी, तो अब प्रकृति तो कोई बाउंडेशन देखती नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये मिट्टी महाराष्ट्र के साथ साथ इसके पड़ोसी राज्यों में भी पाई जाएगी। तो चलिए मैप में इसको हम देख लेते हैं काली मिट्टी को। तो हम आ चुके हैं भारत के मैप पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ये इतना जो क्षेत्र है, यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा गुजरात का भी यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, तो ये है भारत के मैप जहाँ पर काली मिट्टी पाई गई है। तो चलिए हम और क्षेत्रों के बारे में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती हैं देखते हैं। अगली मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अत्यधिक गर्मी भी पड़ती है। इसका निर्माण निच्छालन विधि से होता है, यानी जो लैटेराइट मिट्टी है इसका जो निर्माण है वो निच्छालन पद्धति के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में जहाँ पे पानी बरसता है वहाँ की जो छोटी छोटी मिट्टियों के कण होते हैं वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और ऊपर की जो चट्टानें होती हैं वो दिखने लगती है, जिसके कारण ये क्षेत्र बहुत ही ऊबड़ खाबड़ दिखाई देता है। अगर आप हमारे केरल में चले जाएंगे तो वहाँ पे ही इस मिट्टी का ज़्यादा मात्रा में पाई गई है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो मानसून है वो भारत में उसी तरफ से प्रवेश करता है। अब मानसून केरल साइड से प्रवेश करेगा तो सर्वाधिक मात्रा में बारिश भी वहीं पे होगी। ठीक है,
इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम इन दोनों की ही अधिकता होती है। लौह ऑक्साइड के कारण इसका भी रंग लाल होता है। तो लाल मिट्टी के अलावा जो लैटेराइट मिट्टी है इसका भी रंग लाल होता है। और यहाँ पर काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची इन सब का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। इसीलिए केरल को मसालों की रानी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैटेराइट मिट्टी है तो मसाले बहुत अच्छे से उगाए जाते हैं। उसके अलावा भवनों के निर्माण में जिन ईंटों का प्रयोग किया जाता है, हालांकि उनकी मिट्टियाँ तो हर जगह से ली जाती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की जो मिट्टी होती है भवनों के ईंटों के लिए वो लैटेराइट मिट्टी ही मानी जाती है। ठीक, तो चलिए मैप पे इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो एकदम हल्का सा पीला क्षेत्र है, यहीं पे लैटेराइट मिट्टी पाई गई। हालांकि हम बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये वाला हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई गई है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो मेघालय का ये क्षेत्र, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी लैटेराइट मिट्टी पाई गई है। ठीक है, तो चलिए हम अन्य मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। अगली मिट्टी है हमारी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी के नाम से ही आप समझ जाइए कि जहाँ पे पर्वत पाए जाएंगे वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी भी पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है। अब भाई पर्वत है, चट्टान है तो कठोर होगी ही, और भाई कठोर है तो वनस्पतियों का अभाव भी होगा, क्योंकि वनस्पतियों के लिए वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे है उसकी जड़ ज़मीन के अंदर जानी चाहिए, लेकिन अब ये मिट्टी ही कठोर होती है तो जड़ अंदर जाएगी नहीं, इसीलिए यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है। और दूसरी बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं उन्हें अल्पाइन वृक्ष कहते हैं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों पे जो भी झाड़ियाँ पेड़ पौधे पाए जाएंगे उन्हें अल्पाइन वृक्ष कहते हैं। इसके साथ ही पर्वतीय मिट्टी में सेब, नाशपाती और चाय पत्ती की खेती की जाती है, क्योंकि देखिए चाय पत्ती जो होती है उसको बहुत ही कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। पर्वत ढलान होते हैं, पर्वत जो होते हैं वो ढलान पर होते हैं, तो वहाँ पे जब चाय पत्ती बो दी जाती है, बारिश भी होती है, पानी भी वहाँ पे लाया जाता है, तो पानी अपने आप बह जाता है और फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है पानी के कारण। ठीक है, तो चलिए मैप पर भी इसको हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। हम आ चुके हैं भारत के मैप पर। यहाँ पे आप जो ये हरा वाला हिस्सा देख रहे हैं ये हिमालय वाला क्षेत्र है। उसके अलावा ये सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक, और आप भी ध्यान दें कि यहाँ पर सिक्किम के पास ही पश्चिम बंगाल है, जहाँ पर दार्जिलिंग पाया जाता है, जो कि चाय के उत्पादन में बहुत ही बेहतर है। उसके अलावा ये हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो कि सेब उत्पादन के लिए बहुत ही बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम और मिट्टियों के बारे में पढ़ते हैं। अगली मिट्टी है हमारी दलदलीय मिट्टी। जो दलदलीय मिट्टी है इसका निर्माण अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने से होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और ये केरल और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि इसका निर्माण वही होगा जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगी, तो केरल से मानसून प्रवेश करता है तो वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। उसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो जब मानसून उत्तराखंड की तरफ जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत हैं जिनसे टकराकर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, जिसके कारण वहाँ पे दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। फिर अगली है मरुस्थलीय मिट्टी या बलुई मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी कम पाई जाती है। यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर जो मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, सरसों इनकी खेती की जा सकती है। उसके अलावा कुछ झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं जैसे खजूर, बबूल और नागफनी। मरुस्थलीय मिट्टी मरुस्थल में ही पाई जाएगी, जैसे कि हमारा थार का मरुस्थल हो गया और इसके आसपास जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात का कुछ क्षेत्र है यहाँ पर भी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। फिर आखिरी और अंतिम मिट्टी है लवणीय मिट्टी। जो ये क्या है कि जब मिट्टी की जो प्रकृति है वो क्षारीय हो जाती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। इसी मिट्टी को रेह या कल्लर भी बोलते हैं। उसके अलावा इसको ऊसर मृदा भी बोले जाते हैं। अगर आप लोग गांव से संबंधित रखते होंगे तो कुछ क्षेत्र ही ऐसे होते हैं जिसका नाम ही ऊसर रख दिया जाता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी लवणीय हो जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो कच्छ के रण में हुआ है। चलिए मैप पे भी इसको हम देख लेते हैं।
इसके पहले हमने पढ़ा था मरुस्थलीय मिट्टी, जो कि ये हमारे राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है। और उसके साथ ही हमने पढ़ा था लवणीय मिट्टी, जो कि ये कच्छ का रण वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ही पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम और पढ़ते हैं इसके बारे में आगे। आगे है हमारा फसलों के लिए 2-4 इम्पॉर्टेंट बातें। वो क्या है कि जो फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच होता है वो 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। 6 से नीचे हुआ तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, वो भी फसल के लिए हानिकारक होगा। 7.5 से ज़्यादा होगा तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी, वो भी फसल के लिए हानिकारक होगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई मिट्टी अम्लीय हो गई है तो उसको कैसे दूर करेंगे? तो जो मिट्टी होती है अगर उसमें हम चूना मिला देंगे तो उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी और वो खेती में उपयोग की जाएगी। उसके अलावा अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करेंगे, जिससे कि वो मिट्टी उपयोग में ली जा सकेगी। ठीक है, इसके अलावा जब बीज लगाए जाते हैं या फसल उगाए जाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इनका कितना अनुपात होना चाहिए? जब हम बीज रोपण करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अनुपात 1:2:1 होना चाहिए, यानी नाइट्रोजन 1, पोटेशियम 2 और माफ़ कीजिएगा नाइट्रोजन 1, फास्फोरस 2 और पोटेशियम 1 होना चाहिए। उसके अलावा जब फसल लगेगी तो उस समय यानी कि जब फसल ग्रोथ कर रही होगी तो एनपीके का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। तो ये थी भारत की मिट्टियाँ जिनको 8 भागों में बांटा गया था। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की माने तो उन्होंने मिट्टियों को 11 भागों में बांटा हुआ है। तो ये थी भारत की मिट्टियाँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।